हेलो एवरीवन, पिछले वाली पार्ट में हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा जो 10वीं कक्षा के लिए ऑफिशियली मॉडल पेपर को जारी किया गया है उसमें साइंस का 1 से लेकर 40 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन देख लिए थे। और आज की इस दूसरे पार्ट में हम लोग साइंस का ऑफिशियली मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 80 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन करने जा रहे हैं, जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 40 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल हमारा कहता है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि अगर ये प्रिज्म है, इसे एक वर्ण वाला यानी एक रंग वाला कोई प्रिज्म से अगर कोई प्रकाश गुजर रहा है तो इसका क्या नहीं होगा। पहला ऑप्शन में दिया गया अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, विचलन, और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब लिख के चले आइए। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 41 को देखिए। तो क्वेश्चन 41 क्या कहता है कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः कौन सी करती है। तो क्वेश्चन 41 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। गतिमान हवा का ये काम है कुंडली को घुमाने का काम। उसके बाद में अगला सवाल है, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। तो क्वेश्चन 42 का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कांच की अवतल लेंस में वायु में जो शक्ति होती है वो ऋणात्मक होती है, नेगेटिव अर्थात माइनस में होती है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक होता है। आप सभी को मालूम होगा कि अधातु, सभी के सभी अधातु विद्युत का कुचालक होते हैं, सिवाय ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 44 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 44 को देखेंगे तो आप पाएंगे कहता है कि 1 मीटर की अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी। त्रिज्या आर का जो मान है वो 1 मीटर दिया गया है। आपसे पूछा गया है ए का मान। आप सभी को मालूम होगा ए बराबर r/2 होते हैं, यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ए के बदले में आप देखिए 1 मीटर में दिया गया है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से भाग लगाना होगा और बटा 2 कर दीजिए। तो इससे यदि आप कटा देंगे तो 2 × 10 यानी 50 दूनी आपका ये 100 हो जाएगा। 50 दूनी 100 होने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। आइए अगला सवाल क्वेश्चन 45 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 45 क्या कहता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। जब सघन माध्यम से इस प्रकार से प्रकाश विरल माध्यम में प्रवेश करती है ना, तो बीच में जो लंब डाला जाता है ये अभिलंब कहते हैं इसे ये दूर भागती है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल कहता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। याद रखिएगा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र, इसी को इंग्लिश में जनरेटर कहा जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में कहता है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है। ऐसे ऊर्जा का स्रोत आप सभी को बताना होगा जो मनुष्य के द्वारा नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। दोस्तों, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोमास ये सभी के सभी गैर पारंपरिक ऊर्जा है। लेकिन कोयला, पेट्रोलियम तथा केरोसिन तेल और प्राकृतिक गैस ऐसे ऑप्शन हैं जो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगला सवाल क्वेश्चन 48 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 48 क्या कहता है कि कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत प्रकाश की किरण तिरछित आपतित होती है, तो निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन 48 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, विक्षेपण। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 49 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 49 क्या कहता है कि हमारी घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। तो आप सभी को बता दें कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है ना, वो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। अगला सवाल देखिए कि जस्ता, जिसे हम लोग Zn कहते हैं यानी जिंक की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जस्ता यानी Zn, इसकी परमाणु संख्या 30 होती है, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं।
अगला सवाल 51 क्या कहता है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा, धोबिया सोडा को ही धोवन सोडा कहा जाता है और इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, धोबिया सोडा यानी धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसे Na2CO3 और अवक्रम जलों की संख्या के साथ लिखी जाती है तो ये हो जाता है Na2CO3 × 10H2O, जो कि ऑप्शन ए में है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है। तो यहाँ पे प्रबल क्षारक की बात करें तो देखिए, क्षार दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रबल क्षार, तो दूसरा होते हैं दुर्बल क्षार। तो यहाँ पे ए, बी और डी ये सभी के सभी दुर्बल क्षार है, लेकिन ऑप्शन सी में दिया गया NaOH, जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, यह एक प्रबल क्षारक है। अगला सवाल कहता है हेमाटाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर तो जरूर मालूम होगा, है ना जी। तो देखिए यहाँ पे हेमाटाइट की बात करेंगे तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट तथा सिडेराइट ये सभी के सभी फेरम अर्थात Fe, जिसे हम लोग लोहा कहते हैं, इसी का ये अयस्क होता है। याद रखिएगा, Fe को फेरम कहते हैं, फेरम का मतलब लोहा। इसके प्रमुख अयस्क हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट होते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन 54 कहता है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा ही सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। अगला सवाल क्या कहता है कि अभिक्रिया 2Zn यानी यहाँ पे देखिएगा ना, तो जिंक दो गो है, जिंक के दो परमाणु है प्लस O2, इसके साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये ZnO बनाता है यानी जिंक ऑक्साइड बनाता है। इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है। तो क्वेश्चन 55 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें ऑक्सीजन गैसों का उपचयन हो रहा है, इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगला सवाल कहता है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा, C6H12O6 ग्लूकोज या ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ग्लूकोज के बदले में सुक्रोज दे दिया जाता है, तो सुक्रोज होने के कारण आपका C12H22 और O11 होता है। क्या होता है दोस्तों, C12H22 O11 ये होता है सुक्रोज यानी चीनी का आणविक सूत्र। अगला सवाल 57 को देख लीजिए। यहाँ पे 57 क्या कहता है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में डॉट डॉट होता है। तो दोस्तों अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन इसलिए करता है क्योंकि अम्ल जो है वो जल में आयनित होता है, अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, इसलिए क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 58 को देखिए कि लिथियम के वाहकतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं। उम्मीद है इसका आंसर भी आप सभी को मालूम होगा, है ना जी। तो देखिए लिथियम को सांकेतिक चिन्ह में हम लोग Li कहते हैं और Li के वाहकतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 1 होती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 59 को देख लीजिए। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 59 क्या कहता है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। तो आवर्त सारणी के जो शून्य समूह का जो तत्व है ना उसे हीलियम कहा जाता है, जिसका सांकेतिक चिन्ह He होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है, यानी वह कौन ऐसा तत्व है जो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है। तो वह होता है F, जिसे हम लोग फ्लोरीन कहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगला सवाल क्वेश्चन 61 को देखते हैं। कहता है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। याद रखिएगा, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्या, तो हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना जी। उसके बाद में कहता है कि हमारा शरीर का पीएच परास क्या होता है। उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर तो बाखबर मालूम होगा। देखिए हमारे शरीर का जो पीएच परास होता है ना, ये 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में कार्य करता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 63 को देखिए। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा अम्ल है। तो यहाँ पे आप सभी को अम्ल बताना होगा। देखिए पहला समय दिया एक नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम लोग CaOH का होल ट्वाइस यानी चूना जल भी कहते हैं। डी में दिया गया H2SO4, इसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और हमसे यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है, तो H2SO4 अम्ल लेना है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा H2SO4। अगला सवाल 64 को देखिए कि निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है। तो यहाँ पे आप सभी को संश्लेषित सूचक बताना होगा। तो याद रखिएगा, फिनोल्फथेलिन या मेथिल ऑरेंज को संश्लेषित सूचक कहा जाता है, जिसके द्वारा किसी विलयन की अम्लता, क्षारीयता और उदासीनता की पहचान की जाती है। अगला सवाल क्वेश्चन 65 को देख लीजिए। कहता है
कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं ना, तो ये क्या बनाता है? तो दोस्तों ये बनाता है कार्बोनिक अम्ल, जो कि ऑप्शन सी में है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 66 को देख लीजिए। क्वेश्चन 66 क्या कहता है? कॉपर पाइराइट का रासायनिक संगठन है। तो दोस्तों कॉपर पाइराइट का रासायनिक संगठन यदि 7 है तो उसका फार्मूला CuFeS2 हो जाएगा, जिसे कॉपर पाइराइट कहा जाता है और यह कॉपर का एक अयस्क होता है। अगला सवाल कहता है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ये दोस्तों याद रखिएगा, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु को सोना कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में गोल्ड कहा जाता है। इसलिए क्वेश्चन 67 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? यानी वह कौन ऐसा धातु है जो सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करती है? तो उस धातु का नाम है जेडेन। जेडेन के माने तो जिंक कहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन 69 कहता है किसी धातु के आयतन सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। तो किसी भी धातु के आयतन सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में देखिए, पीतल निम्नलिखित में से किनकी मिश्र धातु है? तो यहाँ पे पीतल का आप सभी को मिश्र धातु बताना होगा। तो देखिए पीतल तो एक मिश्र धातु होता है और इसमें कौन कौन से धातु के मिलने के कारण मिश्र धातु बन जाता है? तो पीतल में होता है Cu, जिसे हम लोग कॉपर कहते हैं, और इसमें होता है Zn, जिसे हम लोग जिंक कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब Cu + Zn हो जाएगा। आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 71 को देख लेते हैं। यहाँ पे 71 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा समावयवी है? तो यहाँ पे आप सभी को समावयवी बताना होगा क्वेश्चन नंबर 71 में। तो दोस्तों 71 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। एथिल एल्कोहल और इथाई मेथिल ईथर यह एक समावयवी है। क्वेश्चन नंबर 72 को देख लीजिए। कहता है CH3 एकल बंधन O एकल बंधन C2H5 का IUPAC, जिसे यूपीएक नेम कहते हैं, इसके अनुसार इसका नाम क्या होता है? दोस्तों IUPAC का परिणाम यूनियन या प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री इस प्रकार से होता है। तो इसका जो देखिएगा CH3 एकल बंधन O एकल बंधन C2H5 का जो IUPAC यानी यूपीएक नेम जो होता है वो मेथॉक्सी एथेन होता है। क्या होता है? मेथॉक्सी एथेन होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। और तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल 73 कहता है कि लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? तो जब लोहे की अभिक्रिया हम भाप से करा देंगे तो लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? तो वो बनता है फेरस ऑक्साइड, जिसका आणविक सूत्र Fe3O4 होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि सांकेतिक चिन्ह ना देकर आपको ऑप्शन में दे देगा फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फेट इस प्रकार के दे देगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब फेरस ऑक्साइड होगा, जिसका रासायनिक सूत्र Fe3O4 होता है। अगला सवाल 74 को देखिए कि एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है। आवर्त सारणी में इन तत्व की वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी? तो जब एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है तो आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी? तो याद रखिएगा, जितनी परमाणु संख्या तत्व का होगा ना, तो समूह में उसका संख्या भी उतना ही होगा। तो इसमें परमाणु संख्या 16 बोला गया है, इसलिए उसका वर्ग संख्या भी 16 होगा। क्वेश्चन 74 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? यहाँ पे क्वेश्चन 75 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए जिंक अर्थात जेडेन को Cu अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया हो जाती है। Fe फेरम जिसे लोहा कहते हैं, इसके साथ भी अभिक्रिया कराते हैं तो हो जाती है। Mg यानी मैग्नीशियम के साथ भी अभिक्रिया हो जाती है। लेकिन ऑप्शन सी में दिया गया Cu, जिसे हम लोग कॉपर कहते हैं, कॉपर जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, Cu। अगला सवाल कहता है कि एक मिश्र धातु में 90% यानी 90% Cu यानी कॉपर है, 10% टीन है, तो इस मिश्र धातु का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन 76 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। हालांकि मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से ये न्यू क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। एक मिश्र धातु में 90% कॉपर है, 10% टीन है, तो इस मिश्र धातु का नाम क्या होगा? तो ब्रोंज हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 77 को देखिए कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो जब भी जिंक, जिसको हम लोग जेडेन कहते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम लोग NaOH कहते हैं, तो जब इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या बनाता है? तो यहाँ पे 77 का सही जवाब ऑप्शन ई हो जाएगा। ये H2 गैस, जिसे हम लोग हाइड्रोजन गैस कहते हैं, ये बनाता है।
अगला सवाल 78 क्या करता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु के उच्च ताप पर गर्म करने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है। पहला ऑप्शन में दिया गया Al जिसे अल्युमिनियम कहा जाता है, Cu जिसे कॉपर कहा जाता है, Au और Hg हाइड्रोजन और ऑगस्टन यानी सोना। तो यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा Ag जिसे सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अयस्क में उपस्थित उपद्रव्य क्या कहलाते हैं। तो अयस्कों में जो उपस्थित उपद्रव्य होते हैं उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन खनिज कहते हैं, धातुमल कहते हैं, गैंग कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 79 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अयस्क में उपस्थित उपद्रव्य को गैंग कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 80 को देखिए कि निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। पहला ऑप्शन आघात वर्धनीयता, ऊष्मीय चालकता, तन्यता, टी में दिया जाता है कठोरता। तो क्वेश्चन 80 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी धातु के तन्यता एक ऐसा गुण है जिसके माध्यम से तमाम धातुओं का लंबे तार बनाया जाता है। इसके बाद में यहाँ से आपका शुरुआत होगा शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, यानी इस प्रकार से लघुतरीय प्रश्नों का यहाँ से शुरुआत होगा। आपके एग्जाम पेपर में 1 से लेकर 8 तक के ऑब्जेक्ट 2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल आप सभी को 4 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। तो देखिए यहाँ पे बोला गया किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस किस बातों पर निर्भर करता है और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, उत्तलेश और अवतलेश में अंतर पूछा गया है, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, विद्युत मोटर का सिद्धांत पूछा गया है, ए मीटर वोल्ट मीटर का उपयोग, आँख के समंजन क्षमता और ऊष्मीय ऊर्जा क्या है। इस प्रकार से बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि आप चाहते हैं कि सभी सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ एंड मैजिक टिप्स का ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है। उस ऐप वाले पे क्लिक करके आप ऐप को इंस्टॉल करके 10वीं कक्षा का सभी सेट का ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ आसानी तरीके से डाउनलोड कर सकिएगा। साथ ही हमारे ऑफिशियल वेबसाइट questionforexam.com पे जाके आप सभी सेट का ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। तो ये दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के में शेयर करें। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम कोई भी वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो ये दोस्तों मैं मुकेश अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।